हेलो माय क्यूटीज, क्या हाल है आप सबके। आज हम पढ़ेंगे दीवानगी दिल का एक नया एपिसोड। लास्ट जब मैंने एपिसोड छोड़ा था तो बहुत ज़्यादा सस्पेंस था। अब देखते हैं कि सस्पेंस आगे क्या खुलने वाला है, आगे क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सुबह की मलकुजी से रोशनी फैलने लगी थी। आहिस्ता से आंखें वार करते हुए मुस्तजाब ने एक नज़र खाली वीरान फ्लोर पे डाली। वो मुस्लिम वहाँ दरवाजे के बाहर बैठा था। पता नहीं उसे वहाँ बैठे हुए कितनी देर हो गई थी। शिकस्त-कुर्दा अंदाज में खड़े होते उसने एक बार फिर से दरवाज़ा बजाया। हूर वो थकान ज़्यादा लहजे में आहिस्ता से बोला था। फिर दूसरी जानिब से कोई जवाब ना पाते हुए वहीं खड़े-खड़े दरवाजे से सर टिका था। ये क्या हो गया था? गुस्से में पिछली दफ़ा वाले वाक़ये के बाद कितनी मुश्किल से सब ठीक हुआ था। उससे वादा किया था कि आइंदा कभी इतना गुस्सा नहीं करेगा। कितना समझाया था खुद को कि आइंदा कोई बुरी गिरी हुई हरकत करे भी तो सही, तो वो उस मामले को अपने और उसके बीच रखेगा। दरमियान में हुरिया को नहीं घसीटेगा। फिर ये सब क्या हो गया था? वहीं खड़े कर उसने बेबसी से आंखें मींची। क्या हुआ था, क्यों हो रहा था? उस वक्त तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। हवास वापस आए थे तो खुद ब खुद सब कुछ याद आ गया था। गुस्से की जगह पछतावे ने ले ली थी। उस वक्त उसके झूठ बोलने पे गुस्सा आया था, पर उसने उससे वो सब सवाल पूछे ही क्यों थे? और फिर गुस्से से इतना बेकाबू हो गया कि यही भूल गया कि सामने कौन है। उसकी जुबान से गलती से पिसले हुए नाम पर गुस्सा आया था। वो कैसे गलती से भी उसे किसी और मर्द के नाम से बुला सकती थी? पर जो भी था हुआ तो गलती से ही था ना। किस बात पे गुस्सा आना अलग बात थी, पर उस पे शक तो कभी एक पल के लिए भी नहीं हुआ था। सवाल ही नहीं पैदा होता था। जो जज़्बात वो उसके लिए रखती थी, जिस हद तक मोहब्बत करती थी, सब कुछ तो जानता था वो। उसकी ज़िंदगी तो उससे शुरू होकर उसी पे ख़त्म हो जाती थी। किसी और मर्द का तो महज़ सोचों में गुज़र गुज़र की हद तक भी उसकी ज़िंदगी में कोई अमल दख़ल नहीं था। उस पे तो इतना अंधा एतमाद था कि शायद वो खुद ही कभी कोई गलती कर सकता था, पर वो नहीं। फिर क्यों उस पर इतना आपे से भारी हो गया था? आंखें सारी रात की बेख्वाबी के बाद चलने लगी थी। उसने फिर से नाव पे हाथ जमाया। हूर, मैं खोल रहा हूँ, प्लीज़ सामने हो तो हट जाओ, मुल्तजी से लहजे में बोला था। वैसे तो उसके अब तक ये वहाँ बैठे होने का इम्कान नहीं था। 2-3 घंटे बीत चुके थे और मुकम्मल खामोशी थी। शायद वो सो चुकी थी। फिर भी एक बार उसे देखकर तसल्ली किए बिना तो ऑफिस नहीं जा सकता था। नाव घुमाते उसने बाजू से जोर लगाकर दरवाजे को थोड़ा सा धकेला तो वो खुलता चला गया। बस सोफा ही था और कुछ नहीं। वो कुछ पल के लिए रुका और फिर दोबारा से जोर लगाकर उसे मजीद खोला। अंदर आते ही उसकी पहली निगाह निफासत से सजे हुए बेशिकन बेड पे और दूसरी तरफ उसकी पुश पे पड़ी थी। उसे सदमे से धचका लगा। बेड की दूसरी जानिब वो नीचे फ्लोर पर बेड से टेक लगाए बैठी थी। क्या वो तब से अब तक इतने घंटों से यूं ही बैठी थी? धीरे से कदम उठाता मुस्कुराता शदीद परेशानी की आलम में उसकी जानिब बढ़ा। उसकी तबीयत तो खराब थी। वो तो पिछली रात अपने नर्म आरामदेह बेड पर भी करवटें बदलती हुई बार-बार बेचैनी से उठकर बैठ रही थी और अब यूं इतने घंटों से फ्लोर पर बैठी थी। घूमकर बेड की दूसरी जानिब आता हुआ उसके चेहरे पे निगाह पड़ते ही वहीं एक कदम के फासले पे अपनी जगह ठटक कर रुक गया। खस्ता और बेहाल से अंदाज में बिल्कुल साकित वहां बैठी हुई, वो पलकें झपकाए बिना सदमे से सामने देख रही थी। चेहरे पे आंसुओं के मीठे-मीठे से निशानात थे और बाल बुरी तरह बिखरे हुए थे। उसकी मथरूम गुलाबी आंखें, उजरी बिखरी हालत और चेहरे पे फैला हुआ शौक देखकर वो बेसाख्ता था। चंद कदम पीछे हटा। ये उसने क्या किया था? गुस्सा अपनी जगह पर यूं उसे इतनी तकलीफ कैसे दे सकता था? अपनी बेतहाशा सुर्ख पड़ती आंखें नीचे फ्लोर पे गाड़े वो चंद साने यूं ही सुनसे अंदाज में वहां खड़ा रहा। फिर दोबारा से एक निगाह उसके चेहरे पे डालता हुआ आहिस्ता से उसकी जानिब बढ़ा। पता नहीं उसको यूं इस हाल में देखकर तकलीफ ज्यादा हुई थी या शर्मिंदगी। उसके बिल्कुल नजदीक आता हुआ कुछ कहे बिना पंजों के बल उसके पास बैठ गया। उस पर एक भी निगाह डाले बिना वो साकित व जामिद बैठी हुई सुनसे अंदाज में सामने देख रही थी। कीमती फर्नीचर से आरास्ता लिफाफे से सजे हुए इस बेडरूम में सुबह की हल्की सी मरकजी रोशनी फैली थी। रात में अंधेरे और खामोशी में डूबे हुए इतने बड़े घर के सुनसान से माहौल में उसके गुस्से से लरजती हुई बुलंद आवाज और उसका मुश्तइल और जारियाना अंदाज देखकर जो वहशत और खौफ महसूस हो रहा था, वो रात के अंधेरे के साथ ही खुद ब खुद खत्म हो चुका था और अब उस खौफ की जगह सदमे और बेयकीनी ने ले ली थी। आई एम सॉरी कितनी देर हुई खामोशी से वहां उसके पास बैठने के बाद वो उसकी जानिब देखे बिना सर झुकाए बवक बोला था। हुलिया ने कोई जवाब ना दिया। सर उठाते हुए सजाब ने उसका चेहरा देखा। उसका बेयकीन चेहरा उसकी आंसुओं से भीगी लंबी मुड़ी हुई पलके देखता हुआ जब्त के कड़े मरहले से गुजरा था। ये उसका क्या हाल कर दिया था? ये उसने क्या किया था? ये सब वो कर सकता था अपने गुस्से अपने इख्तियार में? वो उसे इस हद तक भी तकलीफ दे सकता था? ये तो खुद उसे भी अंदाजा नहीं था। हुआ आई एम सॉरी अपने हल्क में अटकते हुए फंदे के साथ वो फिर से बेहद मुश्किल से बोला। फिर वो फिर भी यूं ही साकित सी बैठी रही, वो जैसे वहां मौजूद ही नहीं थी। उसके चेहरे से निगाह हटाते मुस्तजाब ने उसका दुपट्टे से नदारे सरापा देखा। उसकी कमीज के गले से झलकते उसके सफेद नाजुक कंधों पे निगाह पड़ते ही फिर से वो मंजर पूरी शिद्दत के साथ उसके जहन के पर्दे पे लहराया था। जब उसके कंधों पे हाथ मारते हुए उसने पूरी कुव्वत से उसे पीछे की जानिब धक्का दिया था। और क्यों? मैं इसलिए क्योंकि उसकी जुबान से गलती से उसके सामने किसी और मर्द का नाम निकल गया था। बस इतनी सी बात पे आई एम सॉरी। उसका दिल क्या वो वाकई इतनी जोर से चिल्लाया कि दुनिया का एक एक इंसान को पता चल जाए कि इस पर वो खुद को कितना बेबस महसूस कर रहा है। ये उसने क्यों किया था? ये उससे क्या हो गया था? मर्दानगी यहाँ नहीं दिखानी थी, गैरत का सबूत उसके सामने नहीं देना था। गुस्सा भी इंसान से
कैसी-कैसी गलतियाँ करवा लेता है। और मैंने मारा नहीं था, उसे समझ नहीं आया कि कैसे वज़ाहत दे। अपनी आवाज़ खाई से आती हुई महसूस हो रही थी। वो बस चुपचाप सदमे की हालत में सामने देख रही थी। वो रोना नहीं चाहता था, पर लहज़े की लफ्ज़ पर काबू पाना मुश्किल होता जा रहा था। कितनी ज़ोर से उसे धक्का दिया था, वो गिर भी सकती थी, उसे चोट भी आ सकती थी। तुम मुझे मार लो। बेचैनी से उसके दोनों हाथों अपने हाथ में थामते हुए मुस्तैद ने अपने गालों पर रखे तो उसकी जानिब देखे बिना हुर्रिया ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। फिर सिकुड़ कर खुद को समेटती हुई उसी तरह उसकी जानिब देखे बिना उससे दूर खिसकी। वो जो इतनी देर से शौक और बेयकीनी की कैफियत में बैठी थी, एक बार फिर से उसकी आंखें आंसुओं से भरने लगी। पहले पलकें भीगी और फिर पलकों की बाढ़ तोड़ते हुए आंसू रात की तरह उसके गालों पे बहने लगे। बेबसी, तकलीफ और पछतावे की हदों को छूते मुस्तजाब ने सख्ती से अपनी आंखें मीचते हुए उन्हें अपनी उँगलियों से मसला। दोनों बाजू घुटनों के गिर्द बांधती हुर्रिया ने आहिस्ता से अपने आंसू से तर चेहरा घुटनों में दे दिया। वक्फे-वक्फे से बेडरूम में गूंजती उसकी मध्यम सिसकियाँ सुनते मुस्तजाब ने शिद्दत ज़ब्त से सुर्ख पड़ती आंखों के साथ उसे देखा था। जो हरकत कर चुका था, कम से कम उसके बाद उसे अपने सीने से लगाकर खामोश तो नहीं करवा सकता था। आई एम सॉरी। उसकी हिचकियाँ सुनते हुए मुस्तजाब का दिल किया कि वो उससे भी ज़्यादा बुरी तरह रोए। उसने आहिस्ता से उसके कंधे की जानिब हाथ बढ़ाया तो एक बार फिर से रात वाला मंज़र ज़हन के पर्दे पर लहराया। फिर कुछ देर पहले उसका सिमट कर दूर होना याद आया तो वो उसकी तरफ देख तक नहीं रही थी। उसको छुए बिना अपना हाथ पीछे खींचता हुआ थके हुए अंदाज में वहीं उससे कुछ फासले पे बैठ गया। सुबह से शाम हो गई तो वो हनूस भी वहाँ बैठी थी, एक भी लफ्ज़ बोले बिना, और उसके साथ वो भी। उसको यूँ इस हाल में वहाँ बैठकर छोड़कर ऑफिस कैसे जा सकता था? कितनी बार माफ़ी माँग चुका था, कितनी बार दरख्वास्त कर चुका था कि बेशक उससे बात ना करे, बस कुछ खा ले, उठकर आराम से बेड पर लेट जाए, पर उसे तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। और कुछ खा लो। उसके सामने बैठे मुस्तजाब उसे मुतज़िर अंदाज में बोलते हुए एक बार फिर से कोशिश की। वो अभी भी उसकी जानिब नहीं देख रही, बस यूँ ही दोनों बाजू घुटनों के गिर्द बांधे अपनी सूजी हुई मतरूम आंखें सामने टिकाए हुई थी। मुझे अपने घर जाना है। मुस्तजाब की जानिब देखे बिना लबवा करती वो आहिस्ता से बोली, सुबह से ये पहली बात थी जो उसने की थी। और ये सुनकर वो चंद साने के लिए बिल्कुल साकित रह गया था। प्लीज़, आई एम सॉरी, आइंदा कभी नहीं करूँगा। उसने बेचैनी से दोनों हाथों में हुर्रिया का हाथ थामा। आवाज़ में तड़प और बेकरारी थी। वो उसको छोड़कर जाने की बात कर रही थी और वो उसके बगैर कैसे रह सकता? अब आप कर चुके हैं। उसकी गिरफ्त से अपना हाथ खींचते हुए वो उस आहिस्तगी से बोली। लहजा रुंधा हुआ था और आंखें एक बार फिर से भीगने लगी थी। सिर्फ एक बार माफ कर दो। उसकी बेबस आवाज़, उसकी इल्तिजा और माफिया सुनकर आंसू रवानी से हुर्रिया के गालों पे बहने लगे। ज़हन में फिर से उसका रात वाला रूप, उसकी कही गई एक-एक बात लहराने लगी थी। मैं माफ कर दूँगी, साथ नहीं रहूँगी। उसकी जानिब देखे बिना वो आंसू से लरसती आवाज़ में बोली तो अपनी सफाई पेश करने की कोशिश में मुस्तजाब ने फिर से लबवा किए, पर बोल ना पाया। रुक कर खाली-खाली निगाहों से इर्द-गिर्द देखा। सांस लेना भी भूल गया था। वो वाक़ई उसे छोड़कर जाना चाहती थी। एक बार बात तो कर सकते हैं। फिर से इल्तिजा की, पैरों तले से ही मायनों में ज़मीन निकली थी। वो उसे छोड़कर भी जा सकती थी। ऐसा क्या हो सकता था? ये तो कभी सोचा ही नहीं था। वो तो उसके बगैर रह ही नहीं सकती थी, फिर कैसे नहीं? उसकी भीगी आवाज़ पे वो उन्हीं खाली-खाली नज़रों से उसका चेहरा देखने लगा। फीका, बेरौनक चेहरा, खस्ता हालत और गीले चेहरे से चिपके हुए बिखरे बाल। चंद घंटों में क्या हाल हो गया था? उसकी हिचकियाँ सुनता हुआ वो होश में वापस लौटा। अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर वो फिर से रोने लगी थी। बात करने के लिए कोई बात ही नहीं है। मैं आपसे बात नहीं कर सकती। मुझे आपकी तरह बात करनी नहीं आती। मुझे ज़ुबान से बात करनी आती है। मुझे आपकी तरह हाथों से बात करनी नहीं आती। चेहरा दोनों हाथों में छुपाए वो हिचकियों के बीच यकीनी से बोल रही थी। मुस्तजाब ने शर्मिंदगी से सर झुकाया। आई एम सॉरी। माफ़ी के सिवा उसके पास कहने के कुछ था ही नहीं। नहीं, आपकी गलती नहीं है, मेरी गलती है। उसकी माफ़ी सुनती हुई मैंने रोते-रोते आहिस्ता से लपी में सर हिलाया कि मैंने आप पे इतना ट्रस्ट किया, आप पे ट्रस्ट करके सब कुछ छोड़कर यहाँ आपके साथ आए। उसके रात वाले अल्फाज़, वो सब धमकियाँ याद करते हुए आँसुओं में मज़ीद रवानी आई थी। वो ऐसा कैसे कर सकता था? इतना बुरा गुस्सा? वो ये सब कैसे भूल सकता था? सदमा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बेयकीनी फिरती चली जा रही थी। वो आम गुस्सा नहीं था जैसे वो पहले हर बार करता था। वो क्या बोल रहा था कि वो उसका मुँह तोड़ देगा और पता नहीं क्या कुछ, और उसके तैश उसके अंदाज से वाज़ेह था कि वो ये सब कर गुज़रेगा। उसकी हिचकियाँ, उसकी आँसुओं में डूबी आवाज़ से छलकता हुआ खौफ और बेएतबारी सुनकर कितनी देर वो यूँ ही सर झुकाए हारे हुए अंदाज में बिल्कुल खामोश बैठा रहा। उसका भरोसा टूट चुका था। अब गुस्से में कहे गए अपने अल्फाज़ याद करते खुद से ही नज़र मिलाना मुश्किल लग रहा था। तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना ना? आयशा से गला खंखारता हुआ अबावक बोला तो इतनी देर में हुर्रिया ने पहली बार चेहरा मोड़कर उसको देखा। उसकी हालत भी कमोबेश उस जैसी ही थी, बिखरी हुई, मुलतजा हुर्रिया, परेशान चेहरा, सुर्खी माई आँखें, पता नहीं रच गए थे थकावट से या फिर खुद को रोने से रोकने के लिए ज़ब्त करते-करते। तुम यहाँ रह लो, चाहे मुझसे कोई ताल्लुक, कोई वास्ता ना रखना। मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें दिखाई भी ना दूँ। वो उससे नज़र मिलाए बिना बोला था। वो जितने सदमे में थी उसकी तकलीफ कम करने के लिए शायद वक़्ती तौर पर चंद रोज़ के लिए उसको वहाँ भेज भी देता, पर उस घटिया इंसान की मौजूदगी में कैसे भेज सकता था? अगर वो वहाँ ना होता तो मैं तुम्हें जाने देता। वो यूँ ही सर झुकाए-झुकाए बोला और आवाज़ हल्की और बेबसी से लबरेज़ थी। मुझे वहाँ उससे कोई खतरा नहीं है। वहाँ मेरी हिफाज़त के लिए बहुत सारे लोग हैं।
मुझे उससे डर नहीं लगता, वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। फिर से चेहरा दोनों हाथों में चिपकाई वो हल्की आवाज़ में हिचकियों के बीच बोली, तुम उस तेजाब का दिल क्या खुद को ख़त्म कर डाले? वो बेयकीन थी, वो चुप था। उस वक़्त गुस्से में वाक़ई वो सब बोला तो था, पर उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं था कि वो ऐसा कुछ कर सकता था, उसको नुकसान कैसे पहुँचा सकता था। उसने एक निगाह अपने हाथों पे डाली, गुस्से में शायद अपने आप को ही नुकसान पहुँचा सकता था, और उससे नहीं। धक्का भी पता नहीं कैसे दिया था, बिल्कुल लाशऊरी तौर पर। वो मैंने मारा नहीं था, वो उसकी मध्यम सिसकियाँ सुनता हुआ बेचैनी की हदों को छूता हुआ बेबसी आवाज़ में बोला। समझ नहीं आ रहा था कि किस चीज़ की वज़ाहत दे। नादानिस्तगी में सरजद हुई अपने उस अमल की या फिर अपने अल्फाज़ की, कोई एक कतरा थोड़ी थी। उसके वज़ाहत पे चेहरे से हाथ हटाती हुई हुरिया ने जिन नज़रों से उसे देखा था, वो उसे ज़मीन में गाड़ने के लिए काफ़ी थी। क्या कुछ नहीं था उसकी निगाहों में, पर बेयकीनी और सदमा सबसे ज़्यादा था। तो आप जान से मारना चाहते थे? उसका शर्मिंदगी से झुका चेहरा देखती हुई वो रुंधे हुए लहजे में बोली थी। वो तो एक मखसूस हद से ज़्यादा अपनी आवाज़ भी बुलंद नहीं कर सकती थी। उसकी बदतमीज़ी का मुकाबला करना तो बहुत दूर की बात थी। उसका जवाब सुनकर वो नज़रें ज़मीन में गाड़े सुर चेहरे के साथ कितनी देर यूं ही बैठा रहा। सर में दर्द की टीसें उठने लगी थी। एक घटिया आदमी की गिरी हुई हरकतों की वजह से खुद ही अपने पुरसुकून ज़िंदगी को जहन्नुम बना गया था। हूर बहुत मुश्किल से अपनी आवाज़ की लर्जिश पे काबू पाता हुआ वो सर उठाकर उसके नज़दीक खिसका, एहसा से उसे दोनों बाजुओं से थामा। मुसलसल रोने के बाद उसकी आंखें बेतहाशा मतरूम थी और रंगत बिल्कुल सर्द पड़ गई थी। मैं आपका नाम भूल गई हूँ, याद करवाएं? कैसे करवाएंगे? उसका चेहरा देखती हुई उसकी पिछली रात वाले अल्फाज याद करती तकलीफ से चूर आवाज़ में बोझकियों के बीच बोली। खौफ की जगह तकलीफ में ले रही थी। वो रोना नहीं चाहता था, पर उसे लगा अब किसी भी पल वो अपना ज़ब्त खो देगा। आई एम सॉरी, मैं गुस्से में था, मुझे नहीं पता था उस वक्त क्या बोल रहा हूँ। उसके बाजुओं पर नरमी से दबाव बढ़ाता हुआ वो उससे नजरें चुराकर हल्की आवाज़ में बोला था। बेतहाशा रोती हुई हुरिया ने नफीम से लगा, आप कर भी देते तो उसके बाद यही कहते कि मैं गुस्से में था, मुझे नहीं पता था मैं उस वक्त क्या कर रहा हूँ। जब वो गुस्से में इतना आपे से बाहर हो सकता तो फिर कुछ भी कर सकता था, और मज़ीद कुछ करता या नहीं। जो कर चुका था वो कम था क्या? उसकी मध्यम गम से निढाल आवाज़ और बेयकीनी में डूबे अल्फाज सुनते मुझसे जाब ने सख्ती से अपनी दुखती हुई आंखें मींची। मैं ऐसा कर सकता हूँ? उसकी आंखों में देखता हुआ पता नहीं किस आस के तहत बोला था। हाँ, उसने गलत किया था, वो मानता था, इसीलिए तो मुसलसल माफ़ी मांग रहा था, पर उसे इतना तो एतबार होगा कि वो कम अज़ कम उस हंसते नहीं गिर सकता था। उसके प्रस्ताव पे वो जवाब दिए बिना चुपचाप देखने लगी। नज़र में बेयकीनी और रंज था, मतलब एतबार नहीं रहा था। आहिस्ता से उसके बाजुओं से हाथ हटाता हुआ धीरे से अंदाज में खड़ा हुआ भारी कदमों के साथ बाहर की जानिब बढ़ गया। शर्मिंदगी थी, अपने किए पे पछतावा भी था, पर उसे जाने कैसे दे सकता था। आहिस्ता से पलकें चिपकाती हुई ने एक नज़र ग्लास विंडो पे गिरे खूबसूरत भारी पर्दों की जानिब देखा। बेडरूम में फिर से रात का अंधेरा फैलने लगा था। चेहरा मोड़ते हुए उसने साइड टेबल पे रखा हुआ अपना फ़ोन उठाया, जो नीचे से मुस्तजाब ने ही मंगवाया था। उसका दुपट्टा पीछे बेड पे पड़ा था। दूसरी साइड टेबल पे खाने की ट्रे जूं की तूं रखी थी। उसकी इतनी इल्तिजा के बाद भी उसने एक निवाला तक नहीं खाया था। फ़ोन अनलॉक करते हुए उसने कॉन्टैक्ट लिस्ट खोलकर बारी-बारी बेमकसद आलमशाह, असलत और सामा के नंबर निकाल कर देखे। क्या वो उनमें से किसी को बता सकती थी जो कुछ भी पिछली रात उन दोनों के बीच हुआ? क्या वो उन्हें बताती कि किस तरह वो बदतमीज़ी की हद पार करने लगा है ताकि वो आकर उसे यहाँ से ले जाते? पर सबके बाद क्या होता जब हर किसी को मालूम होता कि वो क्यों उसे छोड़कर आई है? तो सब उसे कितना बुरा-भला कहते, उसके बारे में किस-किस तरह की बातें करते कि वो कितना बुरा इंसान है जो अपनी बीवी के साथ ये सलूक करता है। पूरे ख़ानदान में उसके बारे में कैसी-कैसी बातें मशहूर हो जाती हैं। ऐसा कैसे कर सकती थी? यूँ सबके सामने उसकी इज़्ज़त का तमाशा कैसे बना सकती थी? सब कुछ भूल कर उसके साथ गुज़ारा हुआ इतना वक़्त, उस तमाम वक़्त में वो सब कुछ भी जो उसने उसके लिए किया था, जिस तरह से उसका ख़्याल रखता था, एक बात पे वो सब कुछ भुलाकर उसे सबकी नज़रों में कैसे गिरा सकती थी? शायद कभी नहीं। और वो किसी से कुछ ना भी कहती तो जितना जज़्बाती वो अपने और उसके ताल्लुक को लेकर था, वो तो खुद ही उसके यूँ जाने पे अपना तमाशा बनवा लेता। हवेली से कोई आकर उसकी गैर मौजूदगी में या उसकी मर्ज़ी के बिना उसे ले भी जाता तो वो फ़साद बर्पा कर देता। अपना उसका और ये रिश्ता जो उसके लिए इतना ख़ास था, उसका तो तमाशा बनाकर रख देता। जो कुछ उसने सबके सामने इत्तेसाम के साथ किया था, उसके बाद तो उसके कुछ भी बैद नहीं था कि वो किसी का भी लिहाज़ करेगा। सुन से अंदाज में सामने देखती हुई ने बेजान हाथों से फ़ोन बंद करके वापस साइड टेबल पे रखा और फिर से दोनों बाजू टांगों के गिर्द बांधते हुए चेहरा घुटनों में छुपा लिया। यूँ तो अभी शाम ही हुई थी, पर आसमान पे छाए काले घंघोर बादलों के बायस हर जानिब अंधेरा सा छाने लगा था। शहरयार ने गाड़ी साइड पे रोकी तो पूरी तरह से उसकी जानिब मुतवज्जा से उसको देखती हुई ज़रा सा मुस्कुराई। वो अपनी मातुमकिना तफंदी की ताक़ीद पर वहाँ बिलख़ुसूस उसको रिंग दिलवाने लाया था। वो फ़ोन पे असफ़त और हुरिया से तो बात कर ही चुकी थी, उनसे बाकायदा तौर पे रिश्ता भी माँग चुकी थी और उन्हें कोई एतराज़ भी नहीं था। अब तो बस रस्मी मामलात ही थे, और वो इब्रार साहब मुसलसल उसको कोशिश में थे कि किसी तरह जल्द से पाकिस्तान आकर उस फरीज़े से फ़ारिग़ हो सके। उनका बस चलता तो आज वो अभी उसी वक़्त तस्वीर को बहू बनाकर अपने घर ले आते। दूसरी जानिब असद हवेली में सबसे बात करके उन्हें अपने फ़ैसले से आगाह कर चुका था। एतराज़ तो सबको ही था, पर बहरहाल वो मैमूना को अच्छी तरह समझाकर रज़ामंद कर चुका था और उसके इसरार पर उन्होंने मुझे दिल के साथ हामी भी भर ली थी। बाकी सबका एतराज़ अपनी जगह यूँ ही बरकरार था, लेकिन उससे उनके एतराज़ से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता था।
उसने सबसे पहले अपनी बहन की खुशी को मद्देनज़र रखना था और शहरयार से मिलने के बाद उसे वो हरयाज से बेहद अच्छा लगा था। उस पर नापसंद किए जाने वाली कोई बात ही नहीं थी। अगर उसका दिल मुतमईन ना होता तो वो खुद ही इनकार कर देता, पर अब इनकार का कोई जवाब नहीं था। बाकी उसके ख्याल में लोगों ने तो हर हाल में बातें ही बनानी थी। खानदान या शादी वाला मसला ना भी होता, तब भी उन्होंने कोई ना कोई एतराज़ ढूँढ ही लेना था। लोग तो किसी हाल में भी खुश नहीं होते। लोगों की बातें और बेजा एतराज़ात के बारे में सोचना सरासर बेवकूफ़ी थी। यूँ एक तरह से दोनों के घरवालों के दरमियान बातचीत के बाद सब कुछ तय हो चुका था। अभी शहरयार ने गाड़ी साइड पर रुकी थी जब उसके फ़ोन पे कोई ज़रूरी ऑफ़िशियल कॉल आने लगी। "असीर, तुम जाकर पसंद करो, मैं आके।" एक निगाह फ़ोन पर डालता हुआ असीर को मुखातिब करके अपना वॉलेट उसकी जानिब बढ़ाता हुआ शर्मिंदगी से बोला था। जब असीर ने उसकी बात दरमियान में काट दी, "हाँ ठीक है, आपकी कोई ज़रूरत नहीं।" फ़ौरन से उसके हाथ से वॉलेट थामती वो पुरजोश से अंदाज में तेज़-तेज़ बोली थी। आज उसकी खुशी का आलम ही अलग था। पहली बार यूँ बेखौफ व खतर उससे मिल रही थी। ना किसी के देख लेने का डर था और ना ही किसी को मालूम हो जाने का खौफ। शहरयार जो कहने वाला था कि वो जाकर पसंद करे, वो जबरदस्त कॉल से फारिग होकर आता है। अपनी ही रो में बहती हुई असीर ने उसकी बात भी पूरी सुनने की ज़हमत नहीं की। उसके अल्फाज़ पर शहरयार ने ठिठक कर उसको देखा। जिसके साथ उसकी शादी होने जा रही थी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मतलब वो सब में बिल्कुल गैर ज़रूरी था। यानी असीर मिर्ज़ा जो उसकी शरीके हयात बनने जा रही थी, उसे एंगेजमेंट रिंग लेने के लिए भी उसकी ज़रूरत नहीं थी। ये जानकर वो इस कदर गैर ज़रूरी है, थोड़ी बेइज्जती सी महसूस हुई। ज़िंदगी में पहली बार अपना कुछ ज़्यादा ही गैर ज़रूरी लगा था। उसके सदमे भरे तासुरात देखती असीर ने अपनी लंबी ज़ुबान दाँतों तले दबाते ही दिल में खुद पे हज़ार बार लानत भेजी। हर बार की तरह इस बार कितना समझाया था सबा और आबिर ने कि उसके सामने ज़्यादा मुँह खोलने या कोई गैर ज़रूरी बात करने की ज़रूरत नहीं है। बस जितना वो पूछे उतना ही जवाब देने, वरना खामोश रहना। पर उसने बिल्कुल ऐसा ही तो किया था। पिछले आधे घंटे से मुँह बंद करके बस उसे शर्मीली मुस्कुराहट ही तो उछाल रही थी मुसलसल। अब तो बिलावजह मुस्कुरा कर जबड़े में भी दर्द हो गया था। फिर भी पता नहीं हर बार उसके साथ ही ऐसा क्यों होता था। उसने रूहान से शक्ल बनाकर अपने हाथ में मौजूद उसका वॉलेट देखा। उसकी पैसों से रिंग खरीदते हुए उसे ये गैर ज़रूरी बोल दिया था। नहीं, वो एकदम घबराकर संभली। खुद को गैर ज़रूरी बुलाए जाने पे कहीं वो शादी से इनकार ही ना कर दे। उसका तो रिश्ता होते-होते खत्म हो जाता। मेरा मतलब है कि आपका ज़रूरी फ़ोन आ रहा है ना, तो इसलिए मैं देख लेती हूँ। फिर दिल तो नहीं चाह रहा है आपके बगैर जाने का, पर क्या करूँ, मजबूरी है तो करना पड़ेगा। चेहरे और आवाज़ पर ज़बरदस्ती की उदासी तारी करती, खुद को इंतहा दर्जे की अंडरस्टैंडिंग और मैच्योर ज़ाहिर करती हुए असीर बहज़ाद ने बात सँभालने की कोशिश की। अब तो यूनिवर्सिटी में सबके सामने शो भी मार दी थी कि कैसे शराकंदी नामी वो शख्स उसकी खातिर तूफ़ान से टकरा गया था। उसके प्यार में इतना पागल हो गया था कि उसके ख़ानदान के इनकार के बावजूद उनके सामने डट गया था कि शादी करूँगा तो बस असीर से, वरना ज़हर खा लूँगा। फिर उसकी इस कदर दीवानगी देखते बिलाखिर उसे और उसके घरवालों को मानना ही पड़ा। अब रिश्ता ख़त्म होता तो सबके सामने कितनी सुबकी होती। उसकी वज़ाहत सुनती हुई शहरयार के फ़ोन पर दोबारा से कॉल आने लगी तो एक निगाह उस पर डालता हुआ उसे जवाब दिए बिना अपने फ़ोन की जानिब मुतवज्जा हो गया। उसको मसरूफ़ अंदाज़ पर फ़ोन पे बात करते हुए देखकर असीर गाड़ी से निकल कर आई। उफ़! हाँ, गाड़ी से उतरते हुए उसने थकावट भरे अंदाज़ में गहरी साँस खारिज की थी। साथ ही साथ अपना ज़हानत और काबिलियत को दाद भी दे डाली। रिलेशनशिप चलाना भी कितना मुश्किल और मेहनत तलब काम था। रिंग तो उसने 2 मिनट में ही पसंद कर ली थी। शहरयार उस कॉल पे मसरूफ़ था, वो वहीं अंदर बैठी उसका इंतज़ार करने लगी। कुछ देर पहले बंद ना होता तो अब तक फाइनल करके ले भी चुकी होती। उसकी लातादाद कॉल्स देखता हुआ शहरयार बादल नख्वास्ता अंदर आया। रिंग लेकर बाहर निकलते हुए गाड़ी की जानिब बढ़ रहे थे जब दाएं जानिब कुछ फासले में मौजूद उस फ्लावर शॉप के सामने खड़ी इब्तिसाम की गाड़ी देखती हुए सिर्फ चौंक गई। कदमों की रफ्तार खुद ब खुद सुस्त हुई थी। वैसे तो वो मशहूर शायरा थी, उसकी वहाँ मौजूदगी कोई ताज्जुब की बात नहीं थी, पर उसकी असल दिलचस्पी फ्रंट सीट पे बैठी वो लड़की थी। शीशा पूरा खुला था, इसलिए वो बिल्कुल वाज़ेह दिखाई दे रही थी। उसके बिल्कुल साथ ही बाहर गाड़ी से टेक लगाए खड़े इब्तिसाम सर झुकाए अपने फ़ोन पे मसरूफ़ था। शायद वो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। लड़की कदर सुलझी और संजीदा सी लग रही थी। अच्छी थी पर उसके टाइप की नहीं थी। पूरे कपड़ों में मलबूस सलवार कमीज़ के ऊपर एक कंधे पे दुपट्टा फैलाए वो बस खामोशी से बैठी थी। उसके नज़दीक बाहर खड़ा इब्तिसाम ही वक़्तन-फ़वक़्तन उसको मुखातिब करता हुआ हँस-हँस कर उससे कोई न कोई बात कर रहा था। वो बस संजीदगी से उसकी बात सुनकर हाँ या नहीं में सर हिला रही थी। मुस्कुराने की शायद वो ज़हमत नहीं करती थी, अलबत्ता वो खुद काफ़ी फ्रेश और खुशपाश लग रहा था। "ये तुम्हारे कज़न हैं, उससे मिलना है?" उनकी निगाहों के ताक़ुब में इब्तिसाम को देखते हुए शहरयार ने सरसरी सी लहज़ा में पूछा। वहाँ तो वो खुद काफ़ी हद तक आदम बेज़ार था, बस नई-नई रिश्तेदारी का लिहाज़ किया था, नई-नई दफ़ा करें। उसकी आवाज़ पे उसकी जानिब मुतवज्जा होती असीर बदतमीज़ी से बोली तो शहरयार ने एक बार फिर से ठिठक कर उसको देखा। असीर ने बेसाख्ता फिर से ज़ुबान दाँतों तले दबाई थी। "मेरा मतलब है शायद वो किसी के साथ है तो अच्छा नहीं लगता।" उसने संभल कर जवाब दिया तो गाड़ी की जानिब बढ़ते हुए शहरयार ने इस बात में सर हिला दिया। उसकी पैरवी में कदम उठाते हुए असीर ने फिर से उसकी जानिब देखा था। अंदर फ्लावर शॉप से निकलता बच्चा खूबसूरत से फूल उसके हाथ में थमा रहा था। वो शायद वहाँ फूलों के इंतज़ार में ही खड़ा था। उस बच्चे के हाथ से फूल थामता हुआ इब्तिसाम फ्रंट सीट पे बैठी उस लड़की की जानिब पलटा तो गाड़ी में बैठती-बैठती असीर ने एक पल के लिए रुक कर उचकते हुए तजस्सुस उस लड़की की जानिब देखा। वो फूल थामे
वो ये भी नहीं मुस्कुराई थी। पता नहीं क्यों उसे दिल को कमीने से खुशी मिली। ये पूरी ज़िंदगी ऐसे ही लड़कियों के पीछे भागता रहेगा। एक निगाह पेशाब पे डालती वो अफ़सोस भरे अंदाज़ में सर हिलाकर गाड़ी में बैठ गई। क्या हुआ? अपनी भाभी देख रही हो? गाड़ी स्टार्ट करते हुए शहरयार आम से लहजे में बोला था। वो शायद उस लड़की की जानिब उसका इर्तिकाज़ महसूस कर चुका था। उसकी ज़ुबान से निकले अल्फाज़ सुनती हसीर ने बेसाख्ता झरझरी ली। अपने और उस आदमी के बीच मौजूद ताल्लुक को दिए गए नाम पे उसका हल तक कड़वा हुआ था। शहरयार की जगह कोई और होता तो उस बात पर शायद वो उसका सर ही फाड़ डालती। ऐसे तो शहर की आधी लड़कियां मेरी भाभी हैं। इब्तिसाम की हरकतें याद करती वो सर झटक कर बेजारी से बोली थी। जिसने अब कोई नया शिकार फांस लिया था। उसका दिल बुरा होने लगा। वो लड़की उसे देखने में ही उसे काफी बेहतर लगी थी। वो उसकी आए रोज तब्दील होने वाली गर्लफ्रेंड जैसी हरगिज नहीं थी। पता नहीं अब किस बेचारे की शामत आई थी। उस जैसे घटिया शातिर आदमी के लिए किसी लड़की को बातों के जाल में फंसाना क्या मुश्किल था। उसके तो बाएं हाथ का काम था, पर लग नहीं रहा था कि इस बार वो फंसी है। वो भी बस मारे भांदे ही बैठी थी। आई सी आम से लहजे में उसकी बात का जवाब देते हुए शहरयार ने गाड़ी रोड पे डाली तो वो तमाम सोचे जहन से झटकती उसकी जानिब मुतवज्जो हुई। अब पहन भी खुद लूं। उसकी पसंदीदा फूड पॉइंट पे ऑर्डर देने के बाद वो वहां से कदरे फालसे पर निस्बतन कम रश वाली जगह पे गाड़ी में ही बैठे थे जब फिर से शर्मीली मुस्कान होठों पर सजाई हुई सजाती हसीर ने हल्की आवाज में उसे मुखातिब किया। उसके इंतजार पर ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए शहरयार ने शायद कभी पहली बार ही यूं उसे इतनी गहरी नजरों से देखा था। आज पहली बार वो बिला खौफ खतरे पूरे एतमाद से उसके साथ मौजूद थी। ताये जब दोनों के घर वाले आपस में बातचीत करके तमाम मामला तय कर चुके थे तो अब किस बात से डरना था। वरना तो हर वक्त उसे किसी के दुख देख लेने का खदशा लाहिक रहता था। इसीलिए शायद आज इतनी खुसूसी तैयारी भी की थी। नहीं, मैंने ऐसा कहा। एक हाथ से रिंग निकालते हुए ब्लैक कलर में दमकते उसके चेहरे को निगाहों के हिसार में लिए शहरयार ने दूसरा हाथ उसकी जानिब बढ़ाया। वो बेवजह ही हंसी थी। फिर अपना नेल आर्ट और मिड रिंग से सजा हुआ खूबसूरत हाथ उसके हाथ में दे दिया। जिस पल उसने हाथ को थामा था उस पल हंसी खुद ब खुद ही सिमट गई थी उसकी नर्म मगर मजबूत सी गिरफ्त पे। हसीर ने उसको देखने की कोशिश की पर उससे पहले उसके सिर्फ लिपस्टिक से सजे हुए होठों पर नजर टिकाई शहरयार ने दूसरा हाथ उसके चेहरे की जानिब बढ़ाया। हसीर ने सांस रोकती अपने चेहरे से नजदीक उसके हाथ को देखा था। जरा सा उसकी जानिब झुककर वो उसके चेहरे पे आते हुए उसके बाल उसके कान के पीछे रसने की कोशिश कर रहा था। उसको 2-3 बार यही अमल दोहराते देखकर हसीर ने एक पल के लिए उसकी जानिब देखा और समझने की कोशिश की कि वो क्या कर रहा है। शायद उससे हो नहीं रहा था। उसके कंधों को छूते हुए घने सिल्की बाल निकल निकल कर फिर से चेहरे पे आ रहे थे। उसको बार बार वही अमल दोहराते देखकर हसीर ने उसकी मदद के लिए हाथ उठाया। उसी पर उसने आहिस्ता से उसके चेहरे पे उंगलियां सरकाई थी। हसीर ने घबराहट भरे अंदाज में गहरा सांस अंदर खींचा। दिल इतनी जोर से धड़का था और हाथ खुद ब खुद पहलू में आ गिरा था। दूसरे हाथ पे उसकी गिरफ्त अभी भी इतनी ही मजबूत थी। वो बिल्कुल पहली बार की तरह शीशे से जा लगी। क्या हुआ? अब डर गई हो? एक गहरी नजर उसके चेहरे पे डालता हुआ अपने हाथ में दबे उसके हाथ में रिंग पहनाने लगा। लहजा आम सतह पर नजरें और अल्फाज गहरे। उसकी संजीदा आवाज सुनती हसीर ने उसकी जानिब देखे बिना नफी में सर हिलाया। अपने हाथ पे मौजूद उसकी पहनाई गई रिंग पे निगाह पड़ते ही उसकी घबराहट भरे चेहरे पे मुस्कुराहट फैल गई। दूसरा हाथ अपनी गिरफ्त में मौजूद उसके हाथ पर रखते हुए शहरयार ने आहिस्ता से उस पर फेरा था। फिर कुछ कहने के लिए लब बाकी अपने हाथ पे उसका लम्स महसूस करती हुए बेसाख्ता बाहर देखने लगी। आज उसका हर अंदाज ही बदला बदला सा था। उसकी घबराहट भरे अंदाज में चेहरा मोड़ने पे वो बोलता रुक कर उसे देखने लगा। फिर संजीदगी से उसे पुकारा। हसीर। उसकी पुकार पे बाहर देखती हुई हसीर ने बेसाख्ता कबूतर की तरह आंखें मींची थी। अब वो बुला रहा था तो देखना ही था। गहरा सांस अंदर खींचते हुए उसने बेबसी से चेहरा मोड़कर उसको देखा जिसकी नजरों के साथ साथ आज अंदर भी अंदाज ही बदले हुए थे। मैं कोशिश करूंगा तुम्हें कोई शिकायत ना हो। उसका रिंग वाला हाथ अपने हाथों में दबाए वो उसे सहलाता हुआ संजीदगी से बोला। हसीर ने एक पल के लिए उसका चेहरा देखा जो निगाहें झुका के खूबसूरत हाथ में मौजूद रिंग देख रहा था। वो आम लोगों की तरह कुछ बहुत जज्बाती इंसान नहीं था, पर उस पल यूं उसके हाथ में मौजूद अपने नाम की रिंग देखना बहुत मुख्तलिफ सा एहसास था। हसीर ने घबराहट भरे अंदाज में बिला वजह दूसरा हाथ अपने गाल पे फेरा। ये तो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो रहा है। मजाक अपनी जगह पर अब कुछ ज्यादा ही हो रहा था। हाँ सही है, वो घबराहट भरे लहजे में फौरन से बोली। उसके जवाब और अजीब से घबराहट भरे अंदाज पे वो बेसाख्ता हंसा था। फिर उसका हाथ छोड़ता हुआ अपनी सीट पे सीधा हो बैठा। क्या कह रही थी उस रोज? लाइट्स ऑफ में डर लगता है? उसकी संजीदा ठहरी हुई आवाज पर हसीर ने एक पल के लिए उसके अल्फाज पर गौर किया। फिर वो बात याद की। उस बात का मतन बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो अंधेरे में सोने की बात थी, पर वो उसे कोई और ही रंग दे रहा था। शायद उसकी घबराहट भांप चुका था, इसलिए जानबूझकर तंग कर रहा था। वो जवाब दिए बिना बाहर देखने लगी। क्या देख रही हो? सीट की पोस्टर से टिका था उस पर निगाहें जमाए वो फिर से संजीदगी से बोला था। वो एक पल के लिए उसकी जानिब देखती हसीर ने सामने की जानिब इशारा कर फिर से बाहर देखने लगी। वो कोई मसनूई फोन वो था। यूं ही सीट से सर टिका टिका शहरयार ने उसके इशारे के ताकुब में देखा। रेड कलर मेरा फेवरेट है। वो फिर से उसी संजीदगी से बोला था। हसीर ने भी साख्ता हाथ की पुश से चेहरे पे उभरते हुए पसीने के नन्हे नन्हे कतरे साफ किए। आवाज हल्की थी और लहजा संजीदा। उसे मतलब समझ नहीं आया था, पर इतनी बेवकूफ नहीं थी कि ये भी ना जान पाती कि अल्फाज दो मायने थे। तुम्हारे होठों का रंग है ना? उसका जहन अभी समझने की कोशिश ही कर रहा था जब उसकी वही संजीदा आवाज फिर से गाड़ी में गूंजी। शीशे
से लगी लगी वो बाहर देखती हुई हल्का सा मुस्कुराई थी, फिर ऐसा से गला खंकारा। मुझे ब्लैक कलर पसंद है। उसकी आवाज़ सुनता हुआ शहरयार सीट से टिका टिका मोहम सा मुस्कुराया था। गहरी नजरें उसकी पुष्प पे जमी थी। आज वो खुद भी अपने आप को समझ नहीं पा रहा था। पता नहीं एक रिश्ते में उसके साथ मंसूब होते ही कैसे खुद ब खुद ध्यान भटकने लगा था। ठीक है, पहले ब्लैक पहन कर दिखा देना। उसकी संजीदा आवाज पर हसीन ने सरस से चेहरा झुकाकर खुद को देखा। ब्लैक ही तो पहन रखा था, क्या मतलब था इस बात का? उसने फिर से चेहरे पे उमड़ता हुआ पसीना साफ किया। क्या वो ज्यादा गंदी बातें कर रहा था? लग तो नहीं रहा था। आवाज तो बिल्कुल संजीदा थी, पर हर बात का दोहरा मतलब क्यों था? या फिर उसका दिमाग ही ज्यादा गंदा था? उसने जरा सा रुख मोड़कर उसको देखा। चेहरा भी आवाज की तरह बिल्कुल संजीदा। इतनी संजीदगी से गंदी बातें फिर से पहले की तरह शीशे के साथ लगती हुई वो बाहर देखने लगी। अगली ही पल यूं ही सिट की पुष्ट से सर टिकाए टिकाए शहरयार ने फिर से मजबूती से उसकी गोद में धरा, हाथ अपनी गिरफ्त में लिया था। बाहर मत निकल जाना। उनकी अब की बार आवाज भी संजीदगी के बरस हल्की सी मुस्कुराहट की रमक थी। असीर का दिल फिर से जोर से धड़का। यूं ही रुख मोड़े मोड़े उसने शीशे पे धरे हुए अपने दूसरे बाजू में चेहरा छुपा लिया। वापस आते आते अच्छी खासी देर हो गई थी। तेजी से कदम उठाती असीर सीढ़ियों की जानिब बढ़ रही थी ताकि किसी के देख लेने से पहले ही ऊपर चली जाए। मैमूना या नूर अफ़ज़ा में से कोई देख लेता तो 100 सवाल पूछता, किसी के साथ आई हो? पहली सीट पे कदम रखते उसने नापसंदा तरीन आवाज में उसके कानों में सूर फूका था। उसने पूरा चेहरा घुमाकर पीछे देखा, फिर सीढ़ी से नीचे कदम रखती वापस पलट आई। सोफे की पुष्ट से टेक लगाए वो एक हाथ में कॉफी का मग और दूसरे हाथ में फोन थामे खड़ा था अपने फियांसे के साथ। अपना बायां हाथ ऊपर उठाकर उसके चेहरे के सामने लहराती हुई वो चेहरे पे दिलजनी मुस्कुराहट सजाकर बोली। कितना अरसा वो शहरयार के हवाले से उसे ब्लैकमेल करता रहा था, उसे डराता रहा था कि अगर उसने अपना मुंह खोला तो वो घर में सबको इस बारे में बता देगा और बाजार खुद को उसके सामने पुरएतमाद जाहिर करने के बावजूद उसकी कमिंगी से वाकिफ होते हुए दिल में कहीं ना कहीं इस बात का डर भी था कि वो ऐसा कर गुजरेगा। पर अब हर डर खत्म हो चुका था। वो तुम्हारा फियांसी है। कब से? एक निगाह उसके खूबसूरत हाथों, दूसरी उसकी तीसरी उंगली में मौजूद अंगूठी पे डालता हुआ वो माथे पे बेतहाशा बरस सजाए आईब्रूज काकर बोला। वो हंसी जैसे किसी ने उसे लतीफ़ा सुनाया हो। जब से मेरे भाई ने उसके साथ मेरा रिश्ता तय किया है। उसकी आंखों में आंखें डालकर वो चेहरे पे फातिहाना तासुरा सजाए बोली थी। सामने खड़े इब्तिसाम आलम कर दीदी के माथे के बलों में मजीद इजाफा हुआ। सबकी जुबानी असवद का फैसला तो सुन ही चुका था, पर बात इतनी आगे बढ़ चुकी ये अंदाजा नहीं था। तो तुम्हें शर्म नहीं है इतने धक्के खाने के बाद और इतनी बेइज्जती करवाने के बाद, उसके हाथों इतना जलील होने के बाद भी उससे शादी कर रही हो? कॉफी का सिप लेता हो यूं ही संजीदा चेहरे के साथ ठंडे ठार लहजे में बोला तो असीर की मुस्कुराहट एक पल के लिए गायब हुई। वो बेइज्जती थी, ठीक है। उसे अच्छा नहीं लगा था कि वो बिलावजह उसके सर पे सवार हो रही है, उसकी पर्सनल स्पेस में घुस रही है, तो उसने गुस्से में रिएक्ट कर दिया। पर वो बेइज्जती थी क्या? फिर वो बेइज्जती थी जो उसके जैसे घटिया इंसान लड़कियों की करता था, उन्हें इस्तेमाल करके। उस रात कितना बेइज्जत करके अपने घर से निकाला था उसने तुम्हें। उसको खामोश देखता हुआ फिर से तासुब भरे लहजे में बोला तो असीर होश में लौटी। उस रात वो उसके पीछे तो गई भी नहीं थी। इतनी रात गए वो कोई उससे मिलने थोड़ी उसके घर में घुसी थी। तो उसे तो अपने घर जाना था, इसलिए उसके दरवाजे पे गई थी। उसे तो मालूम भी नहीं था कि वहाँ कोई शिफ्ट हो चुका है। मालूम होता तो शायद कभी ना जाती। यही तो फर्क है। फिर आप नहीं थे ना वहाँ, आप नहीं थे ना वो था। उसकी जगह आप होते तो मौके का फायदा उठाकर अगले सेकंड अंदर घुसाते और बिस्तर पर ले जाते। वो ऐसा नहीं है ना? वो भी हार मानने वालों में से कहाँ थी? बिलखुसूस उस शख्स के सामने। उसके चेहरे पे फिर से फैलती हुई दिलजली मुस्कुराहट अपनी शान में कहे गए उसके अल्फाज पे सामने सख्ती से जबड़े बीचे जहर लगी थी। दिल किया कि हाथों में मौजूद गरम गरम कॉफी उसके चेहरे पे उंडेल दे। यही तो बात है, कोई बात होती है तो कोई अच्छा लगता है। वो उस लायक था कि उसे पसंद किया जाए, वो तो किसी को भी अच्छा लग सकता है। और आप? आखिरी अल्फाज अदा करती हुई असीर ने सरता पैर उसको देखते हुए गहरी सांस खारिज करके इस्तदार से अंदाज में सर हिलाया। कभी तुमने सोचा कि तुम कितनी बदतमीज हो? कॉफी का सिप लेता हुआ वो अपने अंदर उमड़ता इश्तियार पे जब्त करके बोला था। पहले ही बहुत मसले थे, उसकी वजह से मजीद अपना मूड बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसकी बात पर वो एकदम होंठ भेजकर हंसी तो मजीद चिड़ा। आप बहुत तमीजदार हैं जो एक शादीशुदा औरत पे उसके शौहर के सामने लाइन मारते हैं। वो जिसको इतनी दिक्कतों से बुलाने की कोशिश कर रहा था। सामने खड़ी हुई असीर बहजाद के तमस्सुखराना अंदाज में कहे गए अल्फाज पे एक बार फिर से उसका चेहरा जहन में आ लहराया। याद करके पूरा वजूद जलने लगा था। उसने मजीद सख्ती से जबड़े भींचे। वो वाकई उसके ज़ब्त का इम्तिहान थी। चले मैं तो सिर्फ बदतमीज़ हूँ, आप कम अज़ कम आपकी तरह बदकिरदार। और उसका इस्तेज़ाया लहजा सुनते हुए गुस्सा ऊद कर आया था। बकवास बंद करो, जगह का लिहाज किए बगैर बुलंद आवाज़ में बोलते इब्तिसाम ने दरमियान में उसकी बात काटी। मैं बदकिरदार हूँ तो अपने बारे में क्या ख्याल है? ये सब कुछ जो करती फिर रही हो उसके बाद तुम बहुत बाकिरदार हो। उसके अल्फाज के बरक्स उसके चेहरे पे फैली हुई बेसुकूनी देखकर असीर के दिल में अंदर तक सुकून फैलाता। चिच 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 उसको देखकर सर हिलाती वो तासुब भरे अंदाज में बोली, ये बात आप किसी के भी सामने बोलेंगे तो वो बस आपकी जहनीत पर अफसोस ही करेगा। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे पूरी लाइफ में एक ही इंसान अच्छा लगा। मुझे लगा मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, तो मैंने उससे बात की, अपने घर वालों को बताया। उन्होंने उसके साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया। इस सब में कुछ भी गलत नहीं है। ये लिबर्टी और चॉइस मुझे मेरे
घर वालों ने ही दी है। मैं अपनी मर्जी से शादी के लिए किसी को भी पसंद कर लूँ। एक पल के रुक कर उसकी आंखों में देखती वो फिर से मुस्कुराई थी। सामने खड़ी पेशाब की निगाहें बेसाख्ता उसके सिर्फ लिपस्टिक पे सजे हुए खूबसूरत होठों से उलझी। वो जो चंद साल पहले तक बिल्कुल आम सी थी, जूं जूं बड़ी हो रही थी, बिल्कुल हूरिया बनती जा रही थी। वैसे ही हाथ, वैसे ही होंठ, नाक में आपकी तरह ना मैं आपकी तरह जाकर उसके साथ बिस्तर में घुसी थी, ना ही आपकी तरह मेरी नीयत में कोई खोट था, और ना मैं आए रोज आपकी तरह किसी नए अफेयर में इन्वॉल्व। उसकी सोचों से कतई बेनियाजी अपने ही रो में बोलती है। असीर को अचानक से कुछ याद आया तो एकदम रुक गई। वैसे जिनके चक्रों में आप आजकल हैं वो बिस्तर तक जाने वाली है नहीं। होठों पे दिल जली मुस्कुराहट सजाए वो उसे आगाह करने के से अंदाज में अफसोसनाक लहजे में बोली थी। उसके जो मायने अल्फाज सुनते इब्तिसाम एकदम ठिठक गया। जहन में पहला ख्याल उसी का आया था। अगर अभी कुछ देर पहले वो उससे मिलकर ना आ रहा होता तो शायद उसकी जानिब ध्यान भी ना जाता। तुम्हें क्या पता, हो सकता है जा चुकी हो। संभल कर बोला। उसे कैसे मालूम हुआ था कि वो नहीं जानता था, पर यह तो तय था कि उसका इशारा उसी जानिब था। उसकी बात पे असीर ने फिर से तासुब से सर हिलाया। आप तो अभी भी बिल्कुल वैसे ही हैं, गिरे हुए, वो अफसोस भरे लहजे में बोली थी। इब्तिसाम ने इब्तिसाम ने गहरी जांचती निगाहों से उसके तासुरात का जायजा लिया, जिसके चेहरे पे फिर से वही कुछ अरसे पहले वाले बागियाना तासुरात थे। फिर कमीनी सी मुस्कुराहट लबों पे सजाई। तू क्या करोगी, सबको बताओगी? उस पर निगाहें गाड़े वो तमुस्सुखुराना लहजे में बोला था। उसके धमकाने के बाद दरमियान में कुछ अरसा तो वो बिल्कुल खामोश हो गई थी। शायद उसके नाम की अंगूठी पहनने के बाद अब फिर से हवाओं में उड़ने लगी थी। उसकी कमीनी सी हंसी देखती हुए असीर के तन बदन में चिंगारियां चलने लगीं। अगर ये आप समझते हैं कि मैं आपके डर से चुप हूँ तो ये आपकी गलत फहमी है। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ और मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि मैं उसे आप पे ज़ाया करूँ। पर जिस दिन आपकी ये बकवास सुन सुनकर मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो गई, हाँ क्यों नहीं, उस दिन मैं जाकर सबको बता दूंगी। उसकी धमकी आमीज़ लहजे पे वो सर गिराता हुआ दिल खोलकर हंसने लगा। असीर ने लब भींच कर उसको देखा। उसके मुंह लगना ही फजूल था। कमीनेपन में कोई हजार कोशिश के बावजूद भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। अच्छा जाओ बता दो, लेकिन कैसे बताओगी? हंसी जब्त करता हुआ उसकी जानिब देखकर दिलचस्पी से बोला। कहीं वो तुम्हारा नया नया फियांसे शादी से पहले ही ना भाग जाए। उसके जुमाइनी लहजे पे असीर का सांस एक पल के लिए रुका था। लबों पर मुस्कुराहट सजाए इब्तिसाम ने गहरी नजरों से एक लम्हे के लिए उसके चेहरे पे छाता हुआ तारीख साया देखा। जुबान से जो मर्जी बोलती, पर ये तो तय था कि बैठा बैठाए बिना किसी वजह के यूं सबके सामने इतना बड़ा एतराफ नहीं कर सकती थी। जब पहले नहीं किया था तो अब उस वक्त तो बिल्कुल नहीं कर सकती थी, जब किसी के साथ शादी होने जा रही थी। छोड़ो, तुमसे नहीं होगा, मैं खुद ही बता देता हूँ। उसको चुप देखता हुआ वो ढिठाई से हंसा। असीर ने लब भींचे उसकी जानिब देखा। मतलब वो माफी, शर्मिंदगी का इजहार, वो सब झूठ और ढकोसला था, सिर्फ आबिल को फंसाने के लिए। जब भी लगता था कि कुछ सुधरने लगा तभी अपनी असलियत दिखा देता था। सोचो, जब उसे मालूम होगा कि तुम तो उससे पहले ही उसकी बजाय किसी और के बिस्तर की जीनत बन चुकी हो। कुछ देर पहले अपनी शान में कहे गए उसके कसीदे याद करता हुआ वो मायने क़ैदी से बोलता जुमला अधूरा छोड़कर हंसा बेचारा। अपने अल्फाज पे सामने खड़ी हुई असीर मिजाज को सकते में जाता देखकर वो दिल ही दिल में शहयार का चेहरा तस्वुर कर मसनूई हमदर्दी से बोला था। मैं तो कहता हूँ शादी की रात ही पता देना, नहीं भी बताओगी तो पता तो उसे चल ही जाएगा। आखिर को एक्सपीरियंस है, पहली शादी थोड़ी है। सोचो क्या गुजरेगी उस पर ये जानने के बाद जो लड़की उसकी सेज पे दुल्हन बनी बैठी है वो उसे छूने वाला पहला मर्द नहीं है। वो तो उसके छूने से पहले ही उसके कान के पास झुकता हुआ घटियापन की इंतहाओं को छूने लगा। बेशक वो खुद पहले से शादीशुदा रह चुका हो, पर ऐसी लड़की किसे चाहिए होती है। उसके कान के पास से हटकर सीधा होता हुआ वो फिर से उससे गायबाना हमदर्दी करके बोला था। फिर से उसका चेहरा देखा जिसको सांप सूंघ गया था। उस रात तो बस धक्के देकर निकाला था, ये जानने के बाद तुम्हारे उस मुंह पे थप्पड़ मार मार के तुम्हें अपने घर से निकालेगा। वो निफासत से किए गए मेकअप से सजा उसका खूबसूरत चेहरा देखता हुआ वो तहकीर आमेज अंदाज में बोला था। काश 2-4 थप्पड़ उस चेहरे पे भी वो मार सकता जितना जिच इस लड़की ने इसको किया था। उसके बाद अगर उसे अपने ख़ानदान की इज्जत का ख्याल ना होता तो वो दिन दिहाड़े उसको गायब करवा चुका होता, पर अब तो उसके साथ कुछ करने में भी अपने ही ख़ानदान की बदनामी थी। बात जंगल में आग की तरह फैल जाती। निगाहों का जाविया उसकी जानिब मोड़ती हुई असीर ने उसको बदतमीजी से हंसता हुआ देखा। जहन में मुसलसल उसके आखिर में कहे गए तहकीर आमीज अल्फाज घूम रहे थे। बोलने की तमीज़ तो उसे कभी थी ही नहीं। ट्राई ज़रूर करना। ज़ोर से उसका गाल थपथपाता वो लबों पे वही दिलजली मुस्कुराहट सजाकर बोला जो कुछ देर पहले तक असीर बेजाद के होठों पे फैली थी। फिर उस पर सरता पैर एक निगाह डालता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। जो करना था वो कर चुका था। उसे फिर से उस खौफ में मुब्तला कर चुका था जो उसकी जुबान बंद रखने के लिए ही ज़रूरी था। उसके अल्फाज याद करती हुई असीर ने गायब दिमागी से अपने चेहरे को छुआ। कुछ देर पहले उसके बाल कान के पीछे रसते हुए शहरा ने उसी चेहरे को छुआ था। वो उसके मुंह पे थप्पड़ मार मार के उसे घर से निकालेगा। वो खालिद जहनी से ऊपर की तरफ जानिब बढ़ गई। अपने बेडरूम से बाहर निकलती नूर अफ़ज़ा ने पूरे होशो हवास में इब्तिसाम को उसका गाल थपथपाते हुए मुस्कुराकर अपने कमरे की जानिब बढ़ते देखा था। उसके चेहरे पे पहली अजीब सी मुस्कुराहट और असीर के सुन से चेहरे पे छाया हुआ हरास
हरेस देखकर एकदम से बेचैन होती है। वो वापस अपने बेडरूम के सोफे पे आ बैठी। क्या उस रात राबिल सच बोल रही थी? क्या उसने वाकई असीर के साथ ऐसा कुछ किया था? नहीं नहीं, अपने जहन में उमड़ते बदतरीन ख़दशात की नफ़ी करते हुए उन्होंने बेचैनी से पहलू बदला। वो भला ऐसे कैसे कर सकता था? पर वो फिर सब क्या था जो अभी भी उन्होंने अपनी आंखों से देखा था? वो अंदाज आम तो हरगिज़ नहीं था। उन्होंने परेशानी से अपना सर दोनों हाथ में थामा। अपने कमरे में आड़ी तिरछी सोफे पे लेटी हुई राबिल फ़ोन पे कोई सीज़न देखने में मसरूफ़ थी। जब थार की आवाज़ से था दरवाज़ा खोलती असीर अंदर दाखिल हुई और औंधे मुँह बेड पे गिर गई। एकदम से हड़बड़ाकर उठती वो फ़ोन सोफे पे फेंक कर तेज़ी से उसके पास आई थी। असीर, क्या हुआ? एक नज़र बंद दरवाजे पे डालकर ज़बरदस्ती उसको बिठाती वो परेशानी से आवाज़ में बोली। पता नहीं उसको क्या हो गया था, वो तो शहरयार के साथ थी। मैं उससे शादी नहीं करूँगी। दोनों हाथ चेहरे पे रखकर रोती हुई वो हिचकियों के बीच बोली। तो राबिल ने एक पल के लिए उसकी बात समझने की कोशिश की। किससे? उसको यूँ बुरी तरह रोते देखकर वो नासमझी से बोल रही थी, शादी तो उसके शहरयार के साथ होनी थी। सब कुछ ठीक हो गया था। फिर वो क्या बात कर रही थी? वो शहरयार की बात कर रही थी। शहरयार भाई से? बेयकीनी से उसको देखती वो चिल्लाकर बोली। तो दोनों हाथ शहरयार पर रखे, चेहरे पे रखे। असीर ने इस्बात में सर हिलाया। राबिल सदमे से उसे देखने लगी। क्या हुआ है? दोनों बाजुओं से थाम कर वो आहिस्ता से उसे झंझोड़ती हुई बोली थी। चेहरे से हाथ हटाती हुई असीर ने अपनी कमीज के बाजू से चेहरा साफ किया। वो कह रहा है कि वो उसे सब कुछ बता देगा शहरयार को, और फिर वो मेरे मुंह पर थप्पड़ मार मार कर मुझे अपने घर से निकालेगा। अपनी हिचकियों पे काबू पाती वो बाबक बोली थी। राबिल को एक पल लगा था समझने में कि वो किसकी बात कर रही है। उसने शौक से दरवाजे की जानिब देखा। वो इतना बड़ा ब्लैकमेलर था, वो सोच भी नहीं सकती थी। कहाँ जा रही हो? गुस्से से सुर्ख पड़ता चेहरा लिए वो एकदम से खड़ी हुई तो सख्ती से उसका बाजू दबोचती हुई असीर ने एक झटके से उसे वापस अपने पास गिराया। उसका दिमाग ठिकाने लगाने। एक मिनट छोड़ो तो सही, मुसीबत आ रही हूँ अभी, रुको, उसकी तबीयत सेट करके आती हूँ। वो झंझलाकर असीर को खुद से दूर झटकने की कोशिश करती बोली थी, जो उससे जोंक की तरह चिमट गई थी। मैं उसको बता दूं? उसकी फंसी फंसी परेशानी सी आवाज़ सुनती हुई राबिल उस घटिया शख्स की तबीयत साफ करने का इरादा बोलती हुई शौक से असीर को देखने लगी। शहरयार भाई को? तुम पागल हो? उसकी शक्ल देखती वो सदमे से बोली थी। उसको बताने के लिए भी वही मिला था। तुम घर में सबको बता दो। चंद लम्हों का तवक्फुफ करती हुई राबिल संजीदगी से बोली। हुरिया वाले वाक़े के बाद अब तो सबको उसकी असलियत बताना कदरे आसान था। पहले शायद कोई भी यकीन न करता, पर इस वाक़े के बाद राबिल के ख्याल में अब तो कहीं न कहीं शायद सबको थोड़ा ही बहुत उसकी फितरत का अंदाज़ा हो चुका था। बता दो, कुछ नहीं होगा। आधे लोग यकीन नहीं भी करेंगे तो आधे तो करेंगे, और चाहे कोई भी यकीन ना करे, जो तुम्हें ब्लैकमेल करता है कम से कम उसकी ये ब्लैकमेलिंग तो ख़त्म होगी। सोचो, जब तुम खुद ही सबको बता दोगी तो फिर किस बात से डराएगा तुम्हें? उसका परेशान सा चेहरा देखती हुई राबिल तसल्ली देने के से अंदाज में बोली। तो असीर ने एक पल के लिए मंजर तसव्वुर किया जहाँ सब जमा है और सबके बीच में वो मिजरों की तरह सर झुकाए खड़ी है। सबकी जांचती हुई अंदर तक उतरती निगाहें उस पर मरकूज हैं। नहीं, वो एकदम घबरा कर बोली थी। मैं बता दूं? उसके कंधे पे हाथ रखती हुई राबिल हमदर्दी से बोली। उसके और सिपा के बरक्स वो हमेशा से ही जीदार थी। असीर खामोशी से उसे देखने लगी, चेहरे पे परेशानी छाई थी। मैं बता देती हूँ, तुम रूम से बाहर मत आना। उसको परेशान देखती हुई राबिल तसल्ली बख्श लहजे में बोली। तो असीर ने नफ़ी में सर हिलाया। चाहे वो भी बता देती सब तो फिर भी आकर उससे ही सवाल जवाब करते। वो उन्हें यकीन दिला देता कि वो झूठ बोल रही है, उस पर इल्ज़ाम लगा रही है, और फिर शहरयार को भी तो पता चल जाता। नहीं, मुझे नहीं बताना, मेरी बात है, मेरी मर्जी, मैं किसी को बताऊं या नहीं। वो वाज़ेह तौर पर घबराई थी। भूल कर आगे बढ़ना अलग बात थी, सबके सामने सब कुछ दोहराना बिल्कुल अलग। दफ़ा हो। असीर की बात पे गुस्से से उसको दूर झटकती हुई राबेल फिर से खून आशाम निगाहों से दरवाजे को देखने लगी, जैसे वो दरवाजे के बाहर ही खड़ा हो। अगर ज़्यादा गिरी हुई हरकतों पर आया तो फिर बता दूंगी, अभी तो कुछ भी नहीं कर रहा। उसका हाथ थामती हुई असीर उसको मनाने के से अंदाज में बोली थी। ये उसके पास आखिरी ऑप्शन था, जब वो कुछ ऐसा करता जिसके बाद सबको बताए बिना उसके बिना पास कोई चारा ना बचता। अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, अभी तो बस बातें ही कर रहा था। वो उसको बता देगा। राबिल की गोद में सर रख दी वो फिर से परेशान से लहजे में बोली। तो दरवाजे से निगाह हटाती राबिल ने गुस्से से उसको देखा। पागल हो, अपने मुंह से अपने करतूत बताएगा? वो फाड़ खाने वाले लहजे में बोली थी। हमदर्दी अपनी जगह, पर उस पर गुस्सा भी आ रहा था। उसकी दलील सुनती हुई असीर के दिल को ढारस से मिली। हाँ, वाकई वो खुद अपने मुंह से अपने ही करतूत कैसे बता सकता था? पर खैर कर तो वो कुछ भी सकता था। अपना नाम लाए बगैर किसी भी तरह बात को तरोड़ मरोड़ कर उसे फंसा सकता था। वो एकदम बेचैनी से उठ बैठी। वो कह रहा था कि राबिल के हाथ थामती वो एक एक करके उस शहरयार के मुतालिक कहेगी, उसकी सारी बात बताने लगी। उसकी बकवास सुनकर राबिल का गुस्सा मजीद बढ़ा था। अगर उसे को पता चल गया तो उसे राबिल का हाथ झंझोड़ कर परेशानी से बोलती असीर हिचकिचाकर रुक गई। उसे खुद से पता चल जाएगा का कि इब्तिसाम की बातें याद करती है। वो घबराहट भरे अंदाज में बोली थी। पता नहीं। नहीं, उसकी बात सुनती हुई राबिल गायब दिमागी से बोली। दिमाग मुसलसल उसकी घटिया बातों में उलझा था। तुम परेशान मत हो, सिबवा से पूछे। असीर का परेशान चेहरा देखती है वो गुस्सा झटक कर उसके करीब खिसकी और दोनों बाजू उसके गिर्द बांधे। उसे नहीं पता होगा
उसके दिलासा देते हुए अंदाज पे उसके सीने से लगती है। असीर ने दोनों बाजू उसकी कमर में हल्के किए। उसे भला ऐसी बातों का क्या पता, वो तो कभी किताबों से बाहर ही नहीं निकली थी। हुरिया आपी से वो फिर से सोचकर बोली तो असीर ने नाराजगी से उसे देखा। पागल हो, उनसे ये कैसे पूछेंगे? उसके जवाब पे राबेल को भी एहसास हुआ कि ये ऑप्शन वाकई हमिकाना था। उसामा से पूछूं? उसको थपकती हुई अपने ही ख्यालों में गुम राबेल एकदम जोर से बोली थी। उसे तो पता ही होगा, वो यकीन से बोली। तो उसकी बात सुनती हुई असीर भी एकदम सीधी हो बैठी। हाँ ठीक है। वो खिलाफ तवक्का फौरन ही मान गई थी। फिर दोबारा से उसके सीने में चेहरा छुपाया। कुछ देर पहले तक वो कितनी खुश और कितनी मुतमईन थी। उस शख्स ने एक पल में उसकी सारी खुशी गारत कर दी थी। उसकी कही गई बातें याद करके दिल बुरी तरह घबराने लगा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।